सभी लोगों को नमस्कार। पुनः एक नए विषय के साथ आज आपके समक्ष उपस्थित मैं डॉक्टर हिमांशु यादव। आज का दिन कुछ विशेष दिन है। आज का दिन ऐसा दिन है जो इस शख्सियत के बारे में आपसे बात करूंगा। वो जो शख्सियत है उसने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वो ऐसी शख्सियत है जिसने लोगों में देशभक्ति की अलख जगाई। वो ऐसी शख्सियत है जिसने वर्ग विहीन, जाति विहीन, क्षेत्र विहीन एक सामाजिक जो बुराइयां थी उन बुराइयों से लड़ने का एक दर्शन दिया। हम ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसने क्या कहते हैं आपको स्वदेश के प्रति एक चिंतन करने पे मजबूर किया। आप समझ रहे होंगे मैं उस सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करता हूं और उनके जन्म दिवस पर आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज का जो मेरा विचार है, मैं उनके विचार पे जन्म पे चर्चा नहीं करूंगा, उनके आंदोलनों पे चर्चा नहीं करूंगा। मैं अगर चर्चा करूंगा तो इस गांधी के देश में जो वर्तमान की जो अस्थिरता का दौर चला था कोविड-19 की वजह से, इस वैश्विक महामारी के दौर में आपने देखा हर देश अस्त व्यस्त हो गया था। हर देश में महामारी फैली हुई थी। इस हताशा के पीछे जो आर्थिक परिणाम थे उसको भविष्य को लेकर भी लोग चिंतित हो रहे थे। साथ ही एक तरफ आप देखेंगे हाथरस जैसे कांड भी हो रहे हैं। हाथरस में मानवता को तार तार किया जा रहा है। मानवीय मूल्यों के चिंतन करने पर विचार करने के लिए आपको विवश किया जा रहा है। ड्रग्स की चपेट में हमारे नवयुवक जिनको देश प्रेम के लिए समर्पित होना चाहिए था, जिनको देश की अर्थव्यवस्था में अपना प्रतिभाग करना चाहिए था, वह ड्रग्स की में लिप्त हो चुके हैं, संलिप्त हो चुके हैं। और उनकी वजह से जो मानवीय मूल्यों में जो ह्रास हुआ है वो हमें झकझोर के रख देता है। बाजारवाद की अंधी दौड़ ने अमीर और गरीब की एक खाई पैदा कर दी है। ये किस हम गांधी की बात कर रहे हैं? हम जिस गांधी की बात कर रहे हैं, जिस गांधी के आदर्शों की बात कर रहे हैं, जिस गांधी के मूल्यों की बात कर रहे हैं, क्या गांधी के हमें कपड़े पहनने से, टोपी लगाने से, लाठी लेने से, धोती पहनने से क्या गांधी का दर्शन आएगा? 2 अक्टूबर को हम आप केवल बात करेंगे गांधी के दर्शनों की, गांधी के आंदोलनों की, किस तरह हमारे देश को आज़ाद कराने में एक महती भूमिका आई। इस विषयों पर हम केवल चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तविक रूप में क्या हम गांधी को आज के संदर्भ में हम देख पा रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। आज जो मैं बात करूंगा वो गांधी के कि गांधी है क्या, वर्तमान समय में गांधी के मूल्यों की बात क्यों हो रही है। गांधी के मूल्यों की अगर मैं बात करूं, गांधी के आदर्शों की बात करूं, तो गांधी वह शब्द है, गांधी एक ऐसी विचारधारा है, गांधी एक ऐसा चिंतन है जो आपके शरीर के अंदर हर एक रग रग, हर एक कण कण आपके आचरण में, आपकी शुद्धता में, आपके आत्मा में, आपकी परमात्मा में परिलक्षित होता है। आप गांधी को अलग नहीं कर सकते। गांधी के आदर्शों को आप नकार नहीं सकते। गांधी किस प्रकार से हमारे देश के उत्थान के लिए, अपने आत्मचिंतन के लिए, आत्मसम्मान के लिए, आत्मचेतना के लिए जिन बातों को उन्होंने कहा है, उसके माध्यम से आप अपने कल्याण को, जन कल्याण को, सर्व कल्याण को करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके अंदर जागृत करनी थी। क्या था गांधी में ऐसा? क्यों आज लोग बाहर के राष्ट्रपति लोग आते हैं, बाहर के देशों से राष्ट्रपति आते हैं, राजदूत आते हैं, और क्यों जाते हैं मत्था टेकने? कुछ तो था उस व्यक्ति में। क्या था जब वो लहाड़ मांस का एक लाठी लेके जब वो निकलता था, उसके पीछे हजारों की तादाद में लोग चल देते थे। कुछ तो रहा होगा उसके चिंतन में। क्या उसके चिंतन में आज बदलाव की आवश्यकता है? मेरा एक्चुअली प्रश्न ये है, क्या वो जो गांधी के 3 बंदर दिखाए गए थे, गांधी के जो 3 बंदर हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या वो आज़ादी के पहले के जो 3 बंदर थे आज भी उन बंदरों की प्रासंगिकता रह गई है, या आज उन्हें बदलने की आवश्यकता है? मूल प्रश्न, मूल जो विचार हमारा होगा वह इसी पे होगा। गांधी के विचार थे कि आप, उनके जो 3 बंदर हमें दिखाई पड़ते हैं, वो कहते हैं कि आप बुरा मत देखिए, बुरा मत सुनिए और बुरा मत बोलिए। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आज जब हम, ये आज़ादी के पहले का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब हम आज आज़ाद हो चुके हैं तो उन बंदरों को अपनी आंख, कान और मुंह खोलना पड़ेगा। बंदर ही क्यों लिए गए थे? प्रश्न तो यह भी बनता, बंदर ही क्यों लिए गए थे? बंदर इसलिए क्यों? क्योंकि हम मानवीय सभ्यता की, हमारी उत्पत्ति का
प्रथम जो चरण माना जाता है, ये माना जाता है कि हम बंदरों की ही उसी की उपज या वही हमारे पूर्वज हैं, उसी से हमारी उत्पत्ति हुई। आज हमें उस आंख को खोलने की आवश्यकता है। जब आप उस आंख को खोलेंगे तो हाथरस जैसे जब कांड होंगे, उन्नाव जैसे जब कांड होंगे, तब जाके उस आंख से आप देख पाएंगे और देखने के बाद आप समाज को एक नई दिशा और दशा दे पाएंगे। आवश्यकता है आपको अपने कानों को खोलने की। अपराध अगर कहीं हो रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बुरा मत देखो। बुरा अगर देख रहे थे आप, बुरा देखने के बाद आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य आपसे कहते हैं, आपका संविधान ये कहता है कि आप बुरा मत देखिए। लेकिन अगर बुरा आप देख रहे हैं, बुरा आपको देखना पड़ेगा, आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि समाज का आप हिस्सा है, और समाज के हिस्से के नाते जिस दिन आप उसे देखना शुरू करेंगे तो आप उसका विरोध करने की क्षमता आपके अंदर पैदा होगी, और जिस दिन वो क्षमता आपके अंदर पैदा होगी तो गांधी के वास्तविक जो आदर्श थे उनको आप एडॉप्ट कर पाएंगे, उनको आप समझ पाएंगे। बुरा मत बोलिए, बुरा मत बोलिए, लेकिन याद करिए संविधान का आर्टिकल 19। जब संविधान के आर्टिकल 19 की आप बात करते हैं तो आपके पास स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि बुरा मत बोलिए, लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा तो आपको अपनी बात रखने का अधिकार है और रखना चाहिए। और अगर आप अपनी बात को नहीं रख रहे हैं तो आप समाज का हिस्सा नहीं, आप गांधी के आदर्शों को आप नहीं पा रहे हैं। वो जो बंदर थे वो कहते थे बुरा मत बोलिए, बुरा मत बोलिए आप किसी को, लेकिन बुरा अगर कोई व्यक्ति कर रहा तो उस व्यक्ति का आप विरोध कर सकते हैं। गांधी के दर्शन को समझना इतना आसान नहीं है। जब गांधी के आप हिंद स्वराज को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से क्या होगी आपकी सत्य की परिभाषा, अहिंसा की परिभाषा, अस्तेय की परिभाषा, ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या होगी? परिवर्तित होगी। तब आप वास्तव में सही तरीके से आप गांधी को समझ पाने में आप क्या होगा? सक्षम हो। मैं अगर गांधी के शालीनता की बात करूं तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल बहुत ही मार्मिक है और मेरे घर का एग्जाम्पल है। मेरी छोटी भांजी 2 साल की है, अभी हुई थी कुछ दिनों पहले। एक्चुअली उसका पढ़ने में मन नहीं रहा तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं कि पहेली खेलते हैं। पहेली हम आपसे कुछ पूछेंगे, आप हमें उसका जवाब दीजिएगा। मैंने पूछा चलो अच्छा बताओ बेटा, एक चश्मा, एक लाठी। उसके मुंह से तुरंत आया कि बापू। देखिए उस बापू का जो भाव था उसका, यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि गांधी आज हमारे प्रत्येक व्यक्ति के कहीं ना कहीं मन में, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो गांधी घर कर गए हैं, गांधी बस गए हैं। उनका एक बच्चा छोटा था, उसके सिद्धांत तो वो नहीं जानता, लेकिन बच्चा छोटा था, लेकिन गांधी का परिवेश उसे गांधी की याद दिलाता है। गांधी वो सज्जन, वो आत्मा, वो एक पुरुष की भांति वो परिलक्षित होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर था वो आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों में क्या था, वो लोकप्रियता सिद्ध करता है। अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, 21वीं सदी का बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मोदी जी ने भी सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात कर दी, आत्मनिर्भर भारत की बात कर दी। ये आत्मनिर्भर भारत क्या अभी का उत्पन्न हुआ शब्द है या इसके पहले भी क्या आत्मनिर्भर भारत की बात हुई थी? आत्मनिर्भर भारत की बात ये तब और जोश और जुनून के साथ आया। 24 सितंबर की बात है, 24 सितंबर 2021 दिन याद करिए। हमारे प्रधानमंत्री उस समय अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, और जब अमेरिका की यात्रा करने के दौरान जब व्हाइट हाउस के ओवल के कक्ष से, जब ये ओवल के ऑफिस से जब ये एक आवाज निकल के आई कि गांधी के मूल्यों को अपनाइए, गांधी के मूल्यों को नकारिए मत, गांधी के चिंतन को याद करिए, गांधी के कर्मों को याद करिए, गांधी के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर अगर हम चलेंगे तो भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे होंगे और मजबूत होंगे। किन परिस्थितियों में कहा गया था ये शब्द? क्यों? क्योंकि वैश्विक महामारी के दौर में चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, वो क्या था? वैश्विक आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। और पूंजीवाद की व्यवस्था ने क्या किया? पूंजीपतियों को अमीर कर दिया और गरीब को और गरीब कर दिया। इस अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी, इस खाई को पाटने का कोई उपचार दे रहा था, कोई उपाय दे रहा था, वो कौन दे रहा था? वो गांधी के सिद्धांतों में था। इसलिए गांधी के सिद्धांतों की बात आज ओवल के ऑफिस से निकल के वहां के राष्ट्रपति ने कही। उस
कहने के पीछे का कारण क्या था, क्यों आवश्यकता पड़ गई, क्यों ऐसी सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, क्यों आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक तरह से आत्मनिर्भरता शब्द की बात करके अमेरिका ने भी जस्टिफाई कर दिया कि हर एक राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। जब आत्मनिर्भर आप आएंगे तब आपके अंदर आत्मचिंतन की आवश्यकता है, और आत्मचिंतन जैसे आप करेंगे तो आत्मनिर्भर आप बनेंगे, तो आपका देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। और यही एक सबसे बड़ी मांग है। अगर हमें अपने उच्चतम शिखर तक पहुंचना है, हमारा आपका उद्देश्य केवल हमारा विकास करना नहीं है, हमारा आपका जो उद्देश्य है वो हमारे साथ साथ हमारे राष्ट्र का भी विकास करना है। उस राष्ट्र के विकास में हर एक व्यक्ति का छोटे से छोटा कण का योगदान होना चाहिए। कहते हैं आत्मनिर्भर बनने के दो कारण हैं। दो कारण क्या है? एक कारण तो यह हो सकता है कि कुछ ही लोग सबसे ज्यादा उत्पादन कार्य कर रहे हो। दूसरा जो कारण बनता है वो ये बनता है कि बहुत सारे लोग उत्पादन कर रहे हो। अब खुद चिंतन करिए, समाज में अगर कुछ लोगों के पास ही केवल पैसा हो तो आपको क्या बीतेगा। समाज के कुछ लोगों के एक घर में अगर क्या कहते हैं एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, 10 लोग खाने वाले हैं। एक समय आएगा, ऐसी वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी कभी अगर आएगी तो उस परिस्थितियों में क्या होगा, वो घर टूटने लगेगा। लेकिन अगर उस परिवार में 4 लोग कमा रहे हो, 4 लोग भरण पोषण का कार्य कर रहे हो, तो मुझे लगता है एक व्यक्ति के ऊपर बोझ भी नहीं आएगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप लड़ पाने के लिए सक्षम रहेंगे। और इससे क्या होगा, इससे हम सरकारों को मदद करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, लोगों के प्रति समर्पण का भाव पैदा होगा। यह सोच थी गांधी की। गांधी कहना चाहते थे, गांधी ये नहीं कहते थे कुछ ही लोग उत्पादन करें, वो कहते थे प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन करे। और जब प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन करेगा, क्यों? क्योंकि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा है। हम कुछ ही लोगों को अपना हिस्सा ना माने। राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उतना ही जिम्मेदार है जितना एक व्यक्ति पूंजीपति वर्ग का जिम्मेदार है और एक सर्वहारा वर्ग का जिम्मेदार है। दोनों जब मिलकर काम करेंगे तब आप भारत के भविष्य के, भारत के कल्याण की बात आप कर पाएंगे। गांधी स्वदेश की बात करते थे। वो कहते थे स्वदेश, स्व का मतलब है कि स्वतः है और देश का मतलब है अपने देश में। वो विरोध किसका करते थे? वो बहिष्कार करते थे बाहर के सामान का। वो कहते थे स्वदेशी अपनाइए। स्वदेशी इसलिए क्योंकि जो अपने स्वदेश में पैदा होगा, हर व्यक्ति के पास हर चीज नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ कार्य कर सकते थे। और गांधी जब चरखा चलाया करते थे, उस चरखे से भी वो शिक्षा दिया करते थे। आपने देखा चरखा किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था, खुद का बनाया हुआ था। चरखे में आप देखते हैं वो एक चक्र बना हुआ था, लगातार वो चलता था। गांधी कहते थे, वो चरखा जब भी आपने फोटो देखी होगी, गांधी की 2 ही फोटो आपको सबसे ज्यादा मिलती है। एक आपको गांधी की फोटो मिलती है लाठी लेके चलते हुए की, और एक फोटो आपको मिलती है सूत काटते हुए। देखिए अब वो 2 ही फिगर क्यों सामने निकल के आए, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। पहला सवाल का जो जवाब होगा वह यह होगा, गांधी जब सूत काटते थे तो गांधी कहते थे पहले आप इतना काटिए कि आपके लिए हो जाए, और जब खाली समय बचता है तो भी आप चरखा चलाइए। और चरखे का जो चक्र था वो बताता था 24 घंटे हमें काम करने हैं। जब हम 24 घंटे काम करेंगे, अपने काम करने के बाद जो हम समय बिताएंगे, जो समय उसमें लगाएंगे, वो समय समाज के लिए होगा। वो खादी का वस्त्र अपने लिए तो 2 दिन में बना लेते थे, लेकिन वो ज़्यादा समय काम करने के पीछे केवल रीज़न ये था कि वो असहाय, वो दयनीय स्थिति वाले, जो क्या कहते हैं इसके हिस्से में अगर हम जोड़ने के लिए उन्हें कुछ तो आपको देना होगा। वो कहते थे कि जो काम आप करने जा रहे हैं, जिस काम को आप सूत काटेंगे, जो एक्स्ट्रा समय आप दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं अपने देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, उसमें आप लगा रहे हैं। आपके पास अगर है तो आप उनको फ्री अवकाश दे दीजिए, नहीं है तो उसके एवज में आप लिए, आप कम से कम आपकी अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो रही है। ये आत्मनिर्भर भारत है। ये आत्मनिर्भर भारत है कि हमें दूसरे से टेक्नोलॉजी आपने ले ली, लेकिन हम अपने के यहाँ उसको स्टार्ट कर दें, हम अपने के यहाँ चीज़ों को बनाना शुरू कर दें। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी नहीं आई होती, कहीं विदेशों में सुनाई पड़े तो टीके विदेश से खरीद के आते हैं। आज जो हम अमेरिका और जापान, जर्मनी में जो हमने अपने टीके बेचे हैं, टीके हमने जो भेजे हैं, वो टीके हम नहीं भेज रहे होते, वो वैक्सीन हम खुद उनके यहाँ से मंगा रहे होते, उसका इस्तेमाल करते हो, मन चाहा पैसा लेते।
लेकिन आज एक भारत ऐसी स्थिति में आ गया, ऐसी एक मजबूत स्थिति में आ गया कि आपको वैक्सीनेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। आज हम दूसरे की मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये क्या था? ये गांधी का दर्शन था। गांधी ने ये चीजें आपको बताई। गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत आप देखेंगे, गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात अगर आप करेंगे तो वहां पर 24 सितंबर 2021 की बात जो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो कही थी, वही उनका ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी दर्शा रहा था। वो कहते कि जो पूंजीपति वर्ग है वो इतना अमीर होने के बाद वो सिद्धांत ये जितना उसको आवश्यकता है उतनी आवश्यकता ले, जो उसकी बचत है वो समाज के हित में लगाए। क्यों आप टाटा की बात करते हैं? क्या ऐसा था उस टाटा में? क्यों टाटा को आज इस तरह की बात कर रहे हैं? क्यों आप अजीम प्रेमजी की बात क्यों करते हैं? क्यों 55 करोड़ रुपए उसने डोनेट कर दिए? क्यों आज उसकी गहरे गांधी के आदर्शों पर वो व्यक्ति चल रहा है? वो कहता है कि हम जो शिक्षालय खोलेंगे, हम जो विद्यालय खोलेंगे, हम जो विश्वविद्यालय खोलेंगे, जो हमारी इनकम के बाद, जो हमारी प्रॉफिट के बाद जो बचेगा उसको हम समाज के लिए लगाएंगे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में आपने सुना होगा, 6 राज्यों में आज चला रहे हैं। आदिवासियों के लिए विशेष शिक्षा की बात कर दी। बाकी लोग निकल के क्यों नहीं आ रहे हैं? बाकी पूंजीपति जब तक निकल कर नहीं आएंगे तब तक हम राष्ट्र के विकास की, हम उनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत को और हम उनके सर्वोदय को हम सही रूप नहीं दे पाएंगे। वो कहते थे सर्वोदय हमारा वो होना चाहिए जो पहले से लेकर अंतिम व्यक्ति तक वो व्यवस्था मिल पाए। क्या अंतिम व्यक्ति तक व्यवस्था मिल पाती है? हमें उस दिन गांधी का दर्शन समझ में आएगा जब हम, अब जिस दिन सोने के लिए आप जाएं और आपके मन में एक विचार का उठे कि क्या किसी व्यक्ति, ऐसा कोई भूखा व्यक्ति होगा जिसको खाना ना मिला हो। यह विचार हमारे आपके मन में नहीं आता। जिस दिन ये विचार आने शुरू होंगे उस दिन गांधी आपके जहन में आना शुरू हो जाएगा। उस दिन गांधी के दर्शन को, गांधी के विचार को, आपकी आत्मा को झकझोरेगा। और जब यह होने लगे तो आप समझिए गांधी को आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं। हम क्यों ब्रह्मचर्य की, गांधी की बात करते हैं? गांधी के ब्रह्मचर्य की अगर आप बात करें, गांधी ने ब्रह्मचर्य की बात क्यों कर दी? वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखेंगे, आज रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते वो रिश्ते नहीं रह गए, मामा भांजी के रिश्ते वो नहीं रह गए, रिश्ते चाचा भतीजी के वो रिश्ते नहीं रह गए। आज रिश्तों में तार, उसकी जो मर्यादाएं थी वो मर्यादाएं टूट गई। आज आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन क्या है? क्यों वो ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे? ब्रह्मचर्य जो होता है आपके नैतिक चरित्र को मजबूत करता है। ब्रह्मचर्य जो होता है आपके नैतिक चरित्र के साथ साथ मानसिक चरित्र और शारीरिक चरित्र को भी बनाने में मजबूती प्रदान करता है। वो कहते हैं जिस दिन आप इस तरह का आपके अंदर अगर ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन कर रहे होंगे तो आप नज़र मिला सकेंगे, आप व्यक्ति को एक भाव से देख पाएंगे। और यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर हर रिश्ते में कहीं ना कहीं वो बुराई परिलक्षित होगी। आज क्यों ऐसे रिश्ते दिखाई पड़ते हैं कि छोटी बच्ची के साथ रेप हो जाता है, जो अबोध बालिका है जिसको बोलने का भी अभी नहीं है, जो गोद में खेल रही थी, उसके साथ इस तरह के रेप हो जा रहा है। क्या कारण, क्या समाज है ये हमारा? क्या आज़ादी के पहले का जो भारत था उस भारत में और आज के आधुनिक भारत में कितना अंतर आ गया? क्या ये हमारा भारत है? क्या वो गांधी के अब भी 3 बंदर वो क्या आंखें बंद करके बैठेंगे इन परिस्थितियों में? बिल्कुल नहीं। आज आपको आंख कान मुंह तीनों चीज़ आपको खोलनी पड़ेगी। सत्य की बात करते थे, सत्य की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे, कहते थे लेकिन देश काल और परिस्थितियां इनको आप समझें, उसके हिसाब से आप काम करें। और वो हमेशा हर कॉन्सेप्ट को वसुधैव कुटुंब के साथ जोड़कर देखना चाहते थे। जब आप उनको जोड़ के देखेंगे तब आप गांधी को वास्तविक रूप में आप समझ पाएंगे। गांधी के विचारों को आप देखेंगे, स्वच्छता जो बात करते थे, वो स्वच्छता किसकी स्वच्छता? मानसिक स्वच्छता की बात करते थे। मानसिक स्वच्छता अगर आपके अंदर होगी तो शारीरिक स्वच्छता तो स्वतः है आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आज आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है। आप देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान में एक चश्मे का केवल एक रूप दिखाई पड़ता है। चश्मे के माध्यम से वो देखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो चश्मा ही क्यों बनाया गया, चश्मे के पीछे के रीजन क्या है? एक तरफ एक चश्मे के लेंस पे होता है स्वच्छ, दूसरे पे होता है भारत। तो स्वच्छ भारत वो केवल भारत के ही संदर्भ में नहीं था। वो कहते कि उस चश्मे को अगर अमेरिका भी है तो एक तरफ स्वच्छ और एक तरफ अमेरिका लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
वो कहते कि इस स्वच्छता से मतलब हमारा ये है, हमें मानसिक स्वच्छता हमारे अंदर जिस दिन उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन हमारा जो समाज है, उस समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक वंचनाएं हैं, उन सामाजिक वंचनाओं से हम निपट पाने में क्या होगा, अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। वो कहते हैं जब मानसिक स्वच्छता आपके अंदर होगी तो हम अपनी बहन को बहन, अपने भाई को भाई और अपने भतीजे को भतीजी समझ पाएंगे, भांजी को भांजी समझ पाएंगे। कि जो रिश्तों में जो दरार आई है, जो रिश्तों में टकरावट आई की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इन स्थितियों को हम सही मायने में एक फर्क कर पाएंगे। अपने पराये का भेद नहीं करना है, हमें संपूर्ण विश्व को एक मान के चलना है, संपूर्ण भारत को हमें एक मान के चलना है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। पृथ्वी जो पूरी धरा है, ये क्या है, हमारा एक परिवार है। और जिस दिन आप परिवार के भाव से आप लोगों को देख रहे होंगे, परिवार के भाव का मन में जब आप जागृत करेंगे, तब आप अपने आप को महसूस करेंगे कि वास्तविक रूप में मैं इसका हिस्सा हूँ। और अगर आपके मन में यह भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गांधी के आदर्शों से आप बहुत दूर जा रहे हैं। गांधी ऐसे नहीं मोहन से महात्मा तक की यात्रा की उन्होंने। मोहन से महात्मा तक की जो यात्रा थी, उसके तमाम सारे चरण, तमाम सारे पहलू, उन पहलुओं से गुजरते हुए व्यक्ति महानता के शिखर पे पहुंचा। आज वो हर व्यक्ति का आइडियल पर्सनालिटी बन के घूम रहा है, हर व्यक्ति उसको अपनी जगह मान सम्मान दे रहा। मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग गांधी के विरोधी भी हैं। देखिए, गांधी के विरोधी भी बहुत सारे लोग हैं, गांधी के समर्थक भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें इसे किसी पार्टीगत पे में नहीं ले जाना है। हमें, गांधी ने कहा कि आपको जिस व्यक्ति के अंदर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, उस चीज़ों को आप अडॉप्ट कर लें, बाकी चीज़ें आप छोड़ दें। ये गांधी है। आपको गांधी की कुछ चीज़ें अगर अच्छी लगती है, आप गांधी को अडॉप्ट करिए। जहाँ पे आप गांधी को डिनाई करते हैं, आप उन बातों को छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बता रखा कि आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस का हूं। और अगर आपके अंदर सारी चीज़ें सही हैं, तो इसका मतलब है या तो आप देवता हैं, फिर तो आप पुरुष तो हो ही नहीं सकते। ध्यान करिए इस चीज को। आप लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सुना होगा आपने, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं। क्या है महात्मा गांधी? एक्चुअली महात्मा गांधी, मजबूरी के बाद मजबूती का नाम महात्मा गांधी, इस शब्द को आधा ही बोला जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कभी भी गांधी को मजबूरी के साथ आप ना जोड़ें। गांधी वो मजबूत शब्द है, क्योंकि जब मजबूरी में आदमी जब जीना सीखता है तो वो इतना मजबूत हो जाता है, फिर उसे कोई हरा नहीं पाता। वो गांधी हमें शिक्षित कर रहे थे। गांधी पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। आजकल क्या, जो 3rd डिवीज़न आते हैं वो कहते हैं गांधी डिवीज़न आई है, लेकिन यह भूल जाते हैं वो गांधी डिवीज़न तो आई, लेकिन वही गांधी डिवीज़न पाके राष्ट्रपिता हो गए। वो अगर राष्ट्रपिता हो सकता तो आप क्यों नहीं कुछ हो सकते? जब वह व्यक्ति यहाँ से वहाँ तक चला गया, उस दौर में चला गया, उस संघर्ष के दौर में चला गया, आपके पास तो सारी सुविधाएं, आप तो लोकतांत्रिक इस समय आप जी रहे हैं। वो तो अंग्रेज़ों से लड़के उनको भगा के वहाँ से वहाँ पहुँच पाया, और आपके पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन सुविधाओं में हम क्या करते हैं, गांधी के आदर्श के, उनके मूल्यों को हम दरकिनार कर देते हैं। और यही जब हम दरकिनार करना शुरू करते हैं, तो एक्चुअली हम दरकिनार गांधी के मूल्यों को नहीं कर रहे होते, अपने रिश्तों को कर रहे होते हैं। हम अपने उद्देश्य से भटक रहे होते हैं, हम अपने समाज को अपने आप से अलग कर रहे होते हैं, और राष्ट्र को हम गर्द की राह पर ले जा रहे होते हैं। तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि जो मैंने बात आपसे गांधी के बारे में भी की है, गांधी का अगर हम कुछ अंश, कुछ पहलू अपने जीवन में अगर उतार पाएंगे, तो गांधी को सही रूप में उनके जन्म दिवस पर गांधी को हम नमन करते हुए, गांधी के मूल्यों को और गांधी को हम यह एहसास होगा कि जो मैंने अपने आदर्श और मूल्य और नैतिकता की बात मैंने अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए किया था, वहाँ के नवयुवक इसे समझ पा रहे हैं। सही दिशा में मेरा जो कर्म था वो जा पा रहा है। नहीं तो आज़ाद तो हम, अंग्रेज़ों से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद अगर हम उस मानसिकता से अगर हम जकड़े रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वास्तविक आज़ादी हम आपको मिल पाएगी। तो वो समय आ गया है। गांधी जी के बंदरों को अब आवश्यकता नहीं है ढकने की, अब गांधी जी की आवश्यकता है उन बंदरों को अपने आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ खोल देने की।
और अब बात करने की है। और आप अगर कहीं विरोध हो रहा हो, कहीं पे गलत हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या है, अन्याय के साथ आप खड़े हो सके, उस अन्याय को आप देख के उस पर जजमेंट दे सके, उस अन्याय को देख के आप बोल सके, उस अन्याय को देख के दूसरों को चुप करा सके, उस अन्याय को देख के आप अहिंसक रास्ते को अपनाते हुए उसे आप उसका स्वरूप पैदा कर सके, उसको एक नया स्वरूप दे सके आप। गांधी ने अहिंसा की बात की है। गांधी ने कहा देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सत्य और अहिंसा की परिभाषाएं क्या होंगी, बदलती जाएंगी। गांधी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत कुछ ये कह दी। हम अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ जुड़ के देखेंगे, हम गांधी के साथ जुड़ के देख के चल रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, हम तमाम सारे लाहौर है, शिमला एग्रीमेंट है, तमाम सारे हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर समझौता एक्सप्रेस के बाद भी अगर बात नहीं बनेगी तो हम कारगिल जैसे युद्ध लड़ने के लिए, उरी जैसे, पठानकोट जैसे हमलों के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी जो जवाब दी थी, वो गांधी ये भी कहते हैं कि आप अपने देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से आप न्याय लेने में, न्याय करने में आप स्वतंत्र हैं। लेकिन वो जो न्याय होगा वो किसके लिए होगा, वो आपके लिए होगा, आपके देश के लिए होगा, आपकी नैतिकता के लिए होगा। तो आज बस मैं आपसे इतनी ही बात करूंगा। इस गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि गांधी के कुछ आदर्शों को आप आत्मसात करिए। गांधी ने किस प्रकार से अपने असहयोग आंदोलन से, यहाँ से, इस देश से अंग्रेज़ों को भगाने में वो कामयाब हुए, किस तरह उनका विद्रोह का एक दायरा था, किस तरह सत्य के आग्रह के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बातों को मनवाते थे। आज भी उनके जो विचार हैं वो प्रासंगिक हैं। आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, आपके पास वो क्षमता, वो ताकत है। आप कभी इसका चिंतन, आत्ममंथन करिए और देखिए गांधी के विचार आपने कितना फॉलो करते हैं। आप एक बार गांधी की सादगी को याद करिए। वह व्यक्ति जो बैरिस्टर था, जिसके पिताजी इतने उच्च पद पर थे, उसके बाद वो खुद जो लॉ की डिग्री उन्होंने हासिल की, दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ जो तमाम सारे मतभेद हुए, तमाम सारे उनके पास जाति रंग भेद को लेके तमाम सारे कमेंट्स हुए, उन कमेंट्स को सहने के बाद भी एक नई उच्चतम शिखर पे जाके मार्टिन लूथर जैसे, तमाम अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने क्या किया, उन्हें अडॉप्ट किया, उनकी विचारधारा को अपनाया। क्यों? कुछ तो था उस व्यक्ति में, और था उस व्यक्ति में तभी उस छोटे से बच्चे ने भी बता दिया, उस मेरी भांजी ने भी बता दिया कि अब बापू की बात कर रहे हैं। तो उस बापू में इतनी सरलता है, इतनी शालीनता है। उस सरलता और शालीनता का अगर कुछ अंश अपने जीवन में हम उतार पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने को, अपने देश को, अपने राष्ट्र का हम विकास कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस विचार को सुनने के लिए। सभी लोगों को नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन।